वेलकम टू एग्ज़ाम वन। हमारा जैसे स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम वन पे डोमिनेट जीएस सीरीज़ करके, उसका लेक्चर वन आपने देख लिया होगा। होपफुली वो आपके प्रिपरेशन में मदद भी हो रही होगी उस लेक्चर से। तो उस दिन हमने किया था 14 जुलाई शिफ्ट वन का पेपर। आज हम लोग करेंगे, आज ये लेक्चर 2 है। आज हम लोग 14 जुलाई का शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा मेरा क्लास करने का तरीका है उसी तरीके से करेंगे। हम लोग डॉट कनेक्ट करते हुए पढ़ाई करेंगे, जिससे 25 क्वेश्चन के साथ साथ और भी बाकी जो फैक्ट्स हैं जो साथ में तैयार हो सकें और आप एग्ज़ाम में बेटर कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन पॉज कर लेना, ढंग से देख लेना क्वेश्चन, 10 से 15 सेकंड ले लेना, फिर वापस से वीडियो आगे देखना, जिससे आपको 10-15 सेकंड खुद को मिलेगा आंसर चेक करने का कि आपको कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, जिसमें वो पूछती रहती है कि किसी भी लीजेंड फिगर का नाम लेकर वो पूछते हैं कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, या फिर कोई सा नाम दे देंगे और ये बताएंगे कि कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो लीजेंड बने। और सेम टाइम पे कभी कभी ऐसा दे देंगे कि पूछ लेंगे कि सारंगी दे देंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और 4 नाम दे देंगे 4 लीजेंड्स का, और आपको फिल्टर आउट करना होगा कि कौन सही आंसर है जो इनसे रिलेटेड है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, पूछ रहा है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण ये किससे रिलेटेड थे। तो आपने यदि आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा ठीक ठाक से, तो मे बी आप रिकॉल कर पाओ या इस आंसर तक पहुंच पाओ। इसका राइट आंसर है सारंगी। तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये है ना कि अगली बार जब इनका नाम या इनका नाम आए तो आप सारंगी तक पहुंच सको। तो बस हम सारंगी तक नहीं रुकेंगे, जब बात शहनाई की होगी, गिटार की होगी, वीणा की भी होगी, तो बस आप सारंगी से तो इन 2 नामों को रिकॉल कर लोगे, पर साथ साथ आपको चाहिए ये कि आप बाकी ये 3 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे कुछ लीजेंड का नाम या कुछ फैक्ट्स ऐसे याद करो जो एसएससी में आए हुए हैं। तो शहनाई के बारे में बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता। बिस्मिल्लाह खान जिनका जन्म हुआ था बिहार में, और वो भारत रत्न भी उनको मिल चुका है। भारत रत्न उनको मिला था 2001 में। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये सब चीज़ें पूछना कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था। और बिस्मिल्लाह खान से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन ये है ना कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, ये सबको पता है। तो रेड फोर्ट पे, लाल किला पे, रेड फोर्ट पे जो सेरेमनी हुई थी, उस सेरेमनी में किसने पार्टिसिपेट किया था एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो लीजेंड है वो। तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी, जो वो पूछेंगे। ऐसे पूछा भी है उन्होंने एसएससी में कि 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पे जो सेरेमनी हुआ था उसमें कौन आए थे। तो शहनाई बजाया था बिस्मिल्लाह खान ने। जब गिटार की बात हो तो गिटार से भी रिलेटेड कुछ लीजेंड हो, इनका नाम आप याद कर सकते हो। जैसे पंडित बृजभूषण कावरा करके थे, वो मतलब पहले ऐसे लीजेंड थे ना जो गिटार को क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया था। तो पंडित बृजभूषण कावरा जो हैं वो गिटार से रिलेटेड हैं। वीणा से भी एक एसएससी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था 1-2 साल पहले, या 1-2 साल पहले ही पूछा था कि वीणा जो है ना वो हिंदू जो माइथोलॉजी है ना, उस माइथोलॉजी में वीणा जो है वो किस देवता ने इन्वेंट किया था, या किस देवता से रिलेटेड है वो। तो जब ऐसा हो ना तो हम लोग एक्चुअली फ़ोटोज़ वगैरह में देखते हैं सरस्वती माँ के हाथों में होता है वीणा, पर जब इन्वेंशन की बात होगी ना तब नारद मुनि की बात की जाती है। तो उन्होंने पूछा भी था वीणा से रिलेटेड कि वीणा जो है उनको किस देवता से एसोसिएट किया गया है। तो देवता, जब देवी से एसोसिएट किया जाए तो माता सरस्वती से। जब फाउंडर की बात हो या किसने ईजाद किया था या किसने स्टार्ट किया था, तो नारद मुनि ने स्टार्ट किया था। तो जब भी ऐसी बात हो तो शकूर खान और पंडित राम नारायण से आप सारंगी पे पहुंच जाओगे। शहनाई से आप बिस्मिल्लाह खान सर को याद क्या कर सकते हो आप। और बिस्मिल्लाह खान से कुछ 2-3 फैक्ट्स हो गए आपके पास कि 2001 में उनको भारत रत्न मिला था, वो बिहार में उनका जन्म हुआ था। और जब 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पे जब सेरेमनी हुआ था तो उन्होंने शहनाई बजाई थी।
और उसके बाद आप गिटार से भी मैंने एक लीजेंड का नाम बता दिया आपको, और वीणा से आपको जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया वो पूछता है, एक आध बार आ चुका है वो। तो ऐसे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन में एक दो नाम हो पर हम उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जिससे हम डॉट कनेक्ट करके अगली बार पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन एसएससी पूछता ही है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ सको। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो आप इस क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है, IBEF 2021 और पेपर था 2023 में, तो 2 साल पहले का करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यदि ये आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता है, ये वाली केस है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। पता कैसे है मुझे, क्योंकि मुझे आंसर की पता है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन अगली बार रिपीट हो या ना हो, फिर अगली बार जब IBF का नया एनुअल रिपोर्ट आएगा तो किसी चीज़ से रिलेटेड फिर से पूछ सकते हैं ये। तो इसको ये क्वेश्चन ऐसा है ना, यदि आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं यदि आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुक्का मारने जाओगे तो आपको पता चलेगा नेगेटिव का टेस्ट कैसा होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो IBEF, अब अगली बार ऐसा हो सकता है IBEF का फुल फॉर्म पूछ ले, तो अब ऐसा IBEF का फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रांड इक्विटी फेडरेशन। तो ये बनाया क्यों गया था, अब अगली बार हो सकता है IBEF से रैंक ना पूछ के आपसे यही पूछ ले कि IBEF बनाया क्यों गया था। तो इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, जो भी ब्रांड है, जो भी चीज़ें बिक रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हो या फिर इलेक्ट्रिक में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो उस ब्रांड के लिए इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव है, जिस इनिशिएटिव के थ्रू पता चलता है कि ब्रांड कैसा स्टैंड कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वो जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में वर्क हो रहा है, फार्मास्यूटिकल हो या फिर केमिकल हो या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जैसी भी इंडस्ट्री हो, उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो इस IBEF से पता चलता है। तो क्वेश्चन था तुम्हारा IBEF 2021 में फार्मास्यूटिकल जो है वर्ल्ड में कितना परफॉर्म, मतलब किस रैंक पे आता है, तो थर्ड पे। तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा ना अगले रिपोर्ट के हिसाब से, तब तुम्हारे पास एटलीस्ट ये आइडिया रहेगा कि पिछली बार जब थर्ड पे था तो एक आध स्पॉट ही आगे पीछे हुआ होगा, तो तुम तुक्का बेटर मार सकते हो अगली बार। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम आराम से क्वेश्चन पॉज कर लिया करो 10 से 15 सेकेंड, जिससे तुमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी टफ वाले कैटेगरी में रखूँगा, तुम 10 से 15 सेकेंड ले लो और फिर देखो कैसा, फिर देखो कि तुम आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं। मैं इसको टफ इसलिए पूछता हूँ कि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेयरली लोगों को याद होगा, उन्हीं को याद होगा ना जिनको ऐसा हुआ होगा कि भविष्यवाणी हुई होगी कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, तो वैसे लोगों को ही ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये नाम इम्पोर्टेंट है पहली बात, और ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आगे बताता हूँ। इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। ये पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला था केमिस्ट्री में, किस काम के लिए मिला था, कि इनका रिसर्च जो है ना नेचुरल केमिकल बॉन्ड में एंड इट्स अप्लीकेशन टू द इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। तो इतना तो तुम्हें याद रहेगा नहीं, बस ये याद रखो साइंटिस्ट का नाम कार्ल पॉलिंग, उनको किस में नोबेल मिला था, तो केमिस्ट्री में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के लिए मिला था। कब मिला था, 1954 में मिला था। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे आंसर की पता है, बीइंग ए ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन हियर। तो 1954 में उनको मिला था। और मैं इनके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। इनको 1954 में केमिस्ट्री में मिला था, और सेम पर्सन को 1962 में पीस के लिए मिला था। किसमें, 1962 में इनको मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, पीस के लिए मिला था। और ये सेकंड पर्सन है। जैसे है कि मैंने तुम्हें जब पिछला लेक्चर लिया तो उसमें भी नोबेल प्राइज़ के बारे में आया था, तो मैंने नोबेल प्राइज़ की बेसिक चीज़ें बताई थी, तो मैं उसे अब रिपीट करना मैं टाइम वेस्ट करने के बराबर समझता हूँ। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप क्या क्या कुछ नया चीज़ें क्या सीख सकते हो। जब भी कार्ल पॉलिंग का नाम आए तो उनको किस चीज़ में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था 1954 में। सेम पर्सन है जिनको 1962 में भी मिला था, पीस प्राइज़ मिला था। और ये दूसरे पर्सन है कार्ल पॉलिंग, और आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने। मैडम क्यूरी और कार्ल पॉलिंग, ये दो ऐसे लीजेंड हैं
जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। कार्ल पॉलिंग को 1954 में मिला हुआ है और 1962 में पीस कैटेगरी में भी मिला हुआ है। और सेम मैडम क्यूरी को एक बार फिजिक्स के लिए मिला है और एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो जब भी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे ना एसएससी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो ये 2 लोग हैं जिनका नाम आप याद रखोगे तो अगली बार यदि क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो और मैं ऐसे क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि ये रेयरली लोगों को आता होगा, क्योंकि कौन याद करता है किसको किस ईयर में मिला हुआ है। लोगों को करंट ईयर का याद रह जाए वही बहुत है करंट अफेयर्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी टफ कैटेगरी में मानता हूँ। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो, ये भी है काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कुछ टॉपिक से किसी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रिलेटेड लीजेंड्स, फिर उसके बाद डांस और रिलेटेड स्टेट्स, फिर उसके बाद फेस्टिवल्स रिलेटेड स्टेट्स। ये सब जो टॉपिक्स हैं ना वो टॉपिक बहुत ही पसंद है एसएससी को पूछना। और मैं ऐसा करूँगा कि इन सब टॉपिक पे सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने का। और मैं ट्राई करूँगा कुछ नेमोनिक्स वगैरह के साथ, या फिर मैं ट्राई करूँगा कुछ लॉजिक्स वगैरह यूज़ करके जिससे याद करना आसान हो पाए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये पूछ रहा है कि दसकठिया डांस जो है, जो ट्राइबल डांस है, वो इन 4 स्टेट में किस स्टेट का डांस है। तो जिसको भी याद होगा ये काफ़ी पॉपुलर डांस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जैसा बहुत ही नॉन फेमिलियर डांस वगैरह पूछ देना तो लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। पर ये वाला जो है ना दसकठिया डांस, ये काफ़ी फेमस है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, या उड़ीसा का ये ट्राइबल डांस है। तो जब बात उड़ीसा की हो तो उड़ीसा में एक क्लासिकल डांस भी है जिसको ओडिसी बोलते हैं। ठीक है, और उड़ीसा में एक छऊ डांस करके भी होता है। और उसके बाद जब बात उड़ीसा की हो रही है तो यूपी में भी एक कथक जो क्लासिकल डांस है। यूपी में एक और फोक डांस होता है जिसको रासलीला बोलते हैं। फिर उसके बाद जब गुजरात की बात हो तो गुजरात में दांडिया रास जो है वो भी फोक डांस है। फिर उसके बाद गरबा भी यहीं खेलते हैं ना। और जब गोवा की बात हो तो गोवा में फुगरी करके डांस है, देखनी करके डांस है। तो है क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ट्राई करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन को मैं साइड हो जाता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह में करना ये है ना कि जब भी आए तो दसकठिया से तुम उड़ीसा तक पहुँच गए तो उड़ीसा का भी 1-2 डांस रिकॉल कर लो। जैसे छऊ डांस हो गया, फिर उसके बाद ओडिसी हो गया जो सबको याद होता है, फिर दसकठिया हो गया। तो ऐसे डांस आप याद करोगे। फिर साथ में क्या करोगे, जो भी ऑप्शंस हो ना उससे भी 2-3 स्टेट्स जो भी कुछ नाम आप रिकॉल कर पा रहे हो डांस वगैरह का, वो आप ट्राई करोगे रिकॉल करने का। जिससे क्या होगा कि आपको बिना पढ़े कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। जैसे गुजरात से दांडिया रास आ जाएगा, गरबा आ जाएगा, फिर उसको उत्तर प्रदेश से वो कथक आ जाएगा, रासलीला आ जाएगा, और भी बहुत सारे डांसेज हैं जो आपको मैंने बताया कि सेपरेट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा। लेकिन आपका भी तरीका ऐसा ही होना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन आए तो साथ साथ आप गुजरात के भी दो डांस याद कर लो, गोवा से भी आप याद कर लोगे, फुगरी, देखनी, ये सब डांस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन 1 पढ़ोगे 7-8 डांसेज वगैरह आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसा मैंने तरीका बताया, 10 से 15 सेकंड रोकोगे, फिर उसके बाद आप उसके बाद आप प्ले करके देखोगे। चलो, आपने देख लिया होगा, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि ये नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेशन, कौन से फंडामेंटल राइट का वॉयलेट हुआ था या हुआ जिससे ये वाला केस आया था। देखो, केस होता क्यों है जनरली कि जैसे तुम्हें पता होगा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर अपडेट, हर अमेंडमेंट के साथ बेटर होता जाता है। कुछ भी ऐसे जहाँ भी कुछ चेंजेस करना हो टाइम के अकॉर्डिंग, वहाँ पे कोई ना कोई केस होता है, या फिर कोई ना कोई पार्लियामेंट कुछ ना कुछ रूल्स बनाती है, कुछ ना कुछ ऐसा बिल वगैरह आता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता जाता है। ये ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम टाइम के साथ एडेप्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही जैसे के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था, उससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है,
तो आर्टिकल 21 रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और इस चीज़ से आप ये याद रखोगे कि ये नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है। तो आर्टिकल 21 आपको पता भी होगा, जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जब फंडामेंटल राइट की बात हो तो फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से आया हुआ है, तो यूएसए से आया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट। ये मैंने बताया था आपको फंडामेंटल राइट, तो पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद रखेंगे, ट्राई करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट आया तो आर्टिकल कितने से कितने तक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट आया कहाँ था, आया कहाँ से है, अडॉप्ट किस कंट्री से किया गया। तो जब फंडामेंटल राइट की बात होगी तो लगे हाथ हम ये भी सोच लेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया था, यूएसएसआर से आया था। और जब हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो साथ में आर्टिकल 16 भी देख लेंगे, आर्टिकल 14 भी देख लेंगे, आर्टिकल 19 भी देख लेंगे। तो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के लिए ये अपॉर्चुनिटी वगैरह जो मिलता है आपको, जिस पे आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो जब प्रोफेशन वगैरह, ऑक्यूपेशन वगैरह के लिए तो आर्टिकल 16 है। या राइट टू इक्वलिटी लॉ वगैरह के लिए आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट्स मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, आपको असेंबली मिलता है आपको। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 19 के अंदर आती हैं। पर आपके लिए जब भी के नजीब का नाम आ जाए तो हम आर्टिकल 21 पे आ जाएंगे। तो के नजीब है तो वैसे ही कुछ और भी फेमस केसेस हैं जिस केस से कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे अच्छे टर्म्स आए, या फिर जो टर्म रिलेटेड है आपसे अगली बार पूछा जा सकता है। कि जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। उससे क्या आया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल आया था। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं केशवानंद भारती केस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेम्बल, और 4 दे देंगे नन ऑफ दीज, या फिर आपको प्रेम्बल के जगह पे आपको ये दे सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। तो जिससे मतलब जो चीज़ें हैं ना उस चीज़ से आप रिलेट करके याद रख सकते हो ये किस चीज़ से रिलेटेड था और ऑप्शंस तक पहुंच सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा। इसके आसपास वाली चीज़ें, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट क्या है, आर्टिकल 21 किस नाम से है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है जो आर्टिकल 21 है, 21A जो राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, आसपास वाली चीज़ें साथ में पढ़ो जिससे डॉट कनेक्ट हो और आप बेटर परफॉर्म करो जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे तब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तरीका वही रहेगा, आप पॉज करोगे, क्वेश्चन देखोगे, फिर उसके बाद प्ले करोगे जिससे आपको सॉल्यूशन पता चलेगा और साथ में कुछ और फैक्ट्स पता चलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपने यदि पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ना कि एक क्वेश्चन के बाकी जो 2-3 ऑप्शंस के अराउंड यदि आप कुछ पढ़ लोगे ना तो अगली बार क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसी में देख लो क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी। मैंने पिछली बार वो क्या बताया था, यहाँ पे जब रेड देखोगे R, यहाँ पे R देखोगे और टिक मारोगे। तो पिछली बार ये बात है, जो कोई ट्रिक नहीं थी वो बस एक नॉर्मल सा चीज़ था याद करने का तरीका जिससे आप आंसर तक पहुँच गए, बताया था मैंने। तो फ़ायदा हो गया ना आपको। और जब आप फिर इस क्वेश्चन में यहीं तक रुक जाओगे तो आपका नॉलेज भी वहीं तक रुक जाएगा। अब बाकी 2-3 जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ लो। ये जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी मैंने बताया था ना, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल से साउंड करता है। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो अगली बार यदि क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रीन एल्गी, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? क्लोरोफाइसी में पहुँच जाओगे। और मैंने बताया तुम्हें कि ग्रीन एल्गी का क्लोरोफाइसी हो गया, रेड हो गया रोडोफाइसी, और फियोफाइसी जो है उसका कलर होता है ब्राउन।
और ये अलगी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हमारा काम हो गया। और हमारे साथ साथ रेड एल्गी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया, जब क्लोरोफाइसी हो तो क्लोरोफाइसी से याद आना चाहिए तो मैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का कलर क्या होता है तो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जब तुम्हें यदि ग्रीन कलर पूछे तो यहाँ पहुँच जाना, जब तुम्हें फेओफाइसी पूछे, ब्राउन कलर पूछे, तुम यहाँ पहुँच जाओगे। और जब साइनोबैक्टीरिया आए तो मैंने तुम्हें वो भी बताया था, जब साइनोबैक्टीरिया है जिसको साइनोफाइसी बोलते हैं, उसमें कौन सा कलर था, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 4 कलर के हिसाब से आप याद रखोगे, अगली बार ऑप्शन से आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरीका वही रहेगा, 10 से 15 सेकंड का आप ब्रेक लो जब तक आंसर तक ना पहुंच जाओ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो एक बार। मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता भी हूँ, आप आराम से ट्राई करो, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बहुत पहले फैक्ट कुछ पता होना चाहिए। जब भी ये पीरियड ग्रुप वगैरह की बात होगी तो ये किसकी बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। ये बात हो रही है पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ होती है, एक होती है क्या, ग्रुप, एक होता है पीरियड, ठीक है। वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल डिवाइड जो होता है पीरियोडिक टेबल, वो होता है पीरियड। और ग्रुप होता है जो हॉरिजेंटल होता है डिवाइड। टोटल पीरियड कितने होते हैं, 18, और ग्रुप कितने होते हैं, 7, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं, 7, पीरियड कितने होते हैं, 18। ग्रुप किसको बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल, जैसे ऐसे जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, ऐसे जो डिवाइड करते हुए जाता है उसको बोलते हैं कितने, ग्रुप। और जब ऐसे डिवाइड होता है उसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन है बता रहा, कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट जो है वो बहुत सारे सेल में डिवाइडेड होता है। एक ये होता है के, फिर होता है एल, फिर उसके ऊपर होता है एम, तो ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तुमको पूछ रहा है कि वो एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एलिमेंट का जिसका नाम x है, जिसका पीरियड 2 हो और ग्रुप 70 हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब बताता हूँ मैं आपको, जब पीरियड 2, नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना सेल, के एल ऐसे करके, तो के में कितने हैं, 2 आ गए, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। नंबर ऑफ सेल में के में 2 है, वी में, एल में 7 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 + 7 = 9, यानी कि आप आंसर तक पहुंच गए। अब मैं तुम्हें ढंग से बता देता हूँ कि जब भी बात पीरियोडिक टेबल की हो तो पीरियोडिक टेबल की बेसिक चीज़ें तुम समझ गए, ग्रुप और पीरियड क्या होता है। और जब तुम्हें ऐसा दे दे कि कोई सा एलिमेंट है x, जिसका पूछ रहा है तुमसे कि पीरियड जो है वो 2 है और ग्रुप 17 में है, पीरियड 2 मतलब के सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद जब ग्रुप 17 हो तो ग्रुप 17 नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7, तो 7 + 2 यानी कि 9 पे पहुंच गया आप एटॉमिक नंबर से, ठीक है। और ग्रुप 17 अगली बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हेलोजेंस बोलते हैं या हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। कितने होते हैं टोटल, वो 7 होते हैं। नाम तुम्हें याद होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद एस्टेटीन होता है जिसको एटी बोलते हैं, फिर एक टाइसिन ऐसे कुछ करके होता है, 7 होते हैं, ठीक है। तो अगली बार तुमसे ये भी पूछ सकता है कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलोजेंस, ठीक है। और हेलोजेंस कितने होते हैं टोटल, तो 7,
कौन कौन से होते हैं, आपको इधर 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें से आप फिल्टर करो कि कौन हेलोजन नहीं है। 4 नाम दे दे आपको, फ्लोरीन दे दे, क्लोरीन दे दे, ब्रोमीन दे दे और ऑक्सीजन दे दे, तो आप ऑक्सीजन को हटा लोगे क्योंकि आपको इसका नाम पता है। और जब भी ऐसा हो पीरियड 2 तो नंबर ऑफ सेल निकल जाएगा, ग्रुप 17 हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आप एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाओगे। इसका आंसर है 9। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार रिपीट करके देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ढंग से बिल्ड होगा, क्योंकि जब एक बार इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इस चीज़ को ही पीरियड के जगह पे 2, इसके जगह पे कुछ और देके 15, 14 कुछ भी देके, क्योंकि जब 18 तक ग्रुप होता है, कोई सा भी उठा के पीरियड 7 तक होता है, कुछ भी उठा के आपको पूछ के एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है। जब एक बार पूछ दिया है तो फिर अगली बार आने के चांसेस हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जिस क्वेश्चंस मतलब आप बेसिक नॉलेज यूज़ करोगे या फिर आप कॉमन सेंस यदि आपका उस टाइम पे वर्क कर रहा हो वो धक धक करते हुए, क्योंकि टाइम तो भाई इतना स्पीड में निकल रहा होता है ना, जो आपका हार्ट बीट ढंग से सुना जा सकता है। तो उस टाइम पे यदि आपका ब्रेन ढंग से काम कर रहा हो, आप काम ब्रेन से हो, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन सब जो हल्के से दिमाग यूज़ कर लेने से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स कौन से हैं जब कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे। इस क्वेश्चन करने से पहले आप ये याद कर लो कि जब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को है, जब सेलिब्रेशन होता है तो इंडिया किसी न किसी अदर कंट्री के प्रेसिडेंट या किसी चीज़ प्राइम मिनिस्टर वगैरह को इनवाइट करते हैं एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं जब चीफ गेस्ट नहीं आया था। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर तभी हुआ होगा ना जब कुछ ऐसा रीज़न हुआ होगा जिस कारण से नहीं आए होंगे। वॉर तो हुआ नहीं है पिछले 2-4 साल में इंडिया का किसी और के साथ। तब फिर क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 आया कब था इंडिया में, जब पेंडेमिक लगा था, तो जब लॉकडाउन लगा था 2020 में। और आपको याद होगा 2020 में मार्च के आसपास में लॉकडाउन वगैरह लगना शुरू हुआ था, और 26 जनवरी मार्च से पहले होता है, तो 20 तो नहीं ही होगा। तो ये आंसर गया, ये आंसर गया, और 18-19 तो गया ही, तो बचा ये आंसर। ठीक है, तो 2020 है, तो 2020 के बाद 21 में नहीं आए होंगे कोई चीफ गेस्ट। और 2021 में आपको पता है कि 2021 के बाद वो जो लॉकडाउन वगैरह वो सब चला था, उसके बाद 2022 के स्टार्टिंग में भी वापस से कोरोना के केसेस मतलब वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए थे, तो 21 और 22 में नहीं आए होंगे। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन वो पूछता रहता है कि इस साल कौन थे चीफ गेस्ट। तो अब जब इस बार आप पेपर दे रहे होगे तो 2024 के लिए पूछ सकते हैं वो। तो 2024 में शायद चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट जो मैक्रॉन हैं, वो थे 2024 के चीफ गेस्ट। 2024 के चीफ गेस्ट मैक्रॉन थे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बस ज़रा सा कॉमन सेंस यूज़ करके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को भी मैं टफ़ के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि ये आप जब भी आप तैयारी कर रहे होगे एसएससी का, जो भी बुक पढ़ रहे होगे, जो भी स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहे होगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है ना, वो बस इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है जिससे आप निगेटिव मार्क करो। क्वेश्चन क्या है, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी जो है वो किस इक्वेशन से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, आप एक बार देखो, आपको कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है तो एक बार ट्राई करो सोचने का, उसके बाद तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ही। मुझे पता है कि वो सोचने से पता चलेगा नहीं, क्योंकि एम से कुछ और सोच रहे होगे, पी से कुछ और सोच रहे होगे, बी से कुछ और सोच रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, यहाँ पे M इक्वल टू है मनी सप्लाई, V इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ मनी, P इक्वल टू है प्राइस वैल्यू, T है ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको ये फुल फॉर्म इसलिए बता दिया कि अगली बार ये लिख के
पूछ सकता है कि भी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। अगली बार ये पूछ सकता है कि भाई ये टी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो वो 4 जब आप फुल फॉर्म जानते रहोगे तो अगली बार आप टिक कर सकते हो। और फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी है MV = PT। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है ना कि ये बोल रहा है कि जो मनी सप्लाई है, जो भी इकोनॉमी है या जो भी अपने ही कंट्री में जैसे भी अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें मनी सप्लाई होता है। और वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है जैसे मेरे हाथ में 500 रुपये हैं, आज मैंने कुछ ख़रीदा, किसी और के पास गए, वो जैसे मान लो 500 रुपये का मैंने कुछ ख़रीदा, एक शर्ट ख़रीदा, फिर जिसको मैंने 500 रुपये दिए वो फिर वापस से अपने होलसेलर को 500 की जगह पे 300 या 400 दे के फिर कुछ लेके आ रहा होगा। तो पैसे की वेलोसिटी पर तो जितना ज़्यादा वो हैंड ट्रांसफ़र हो रहा हो ना, जितना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा हो उतना ही ज़्यादा उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है। ठीक है, तो मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी इक्वल टू होता है प्राइस वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। इससे ये तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि फिशर्स क्वांटिटी ऑफ थ्योरी किसी से रिलेटेड है या क्या इस चीज़ से इन्फरेंस क्या होता है? तो इन्फरेंस होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग ये है ना कि यदि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया जाए और ये वैल्यू और ट्रांजैक्शन ये दोनों कांस्टेंट रहे तो प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगा। कि यदि बहुत ज़्यादा पैसा सबके सब पास हो जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा ही है। तो जहाँ पे आप 10 रुपये के पानी का बॉटल ले रहे हो तो जिसके पास 10 रुपये वो ले रहा है, सबके पास यदि मैं तुम या जितने 10 लोग खड़े सबके पास यदि 5 लाख रुपए हो जाए एक साथ, तो वो 10 रुपये में क्यों बेचेगा? वो ज़्यादा में बेचेगा क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं। तो पैसे ज़्यादा हैं तो भाई मनी चेंज जो मनी चेंज करता है प्रोडक्ट, यदि आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला बात, ऐसा नाम का कोई थ्योरी होता है ये याद रखना है। दूसरा, वो क्या होता है? MV = PT। और MV और PT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और उसके बाद यदि उस नेक्स्ट स्टेप अगला क्वेश्चन बन सकता है यही कि फिशर्स क्वांटिटी ऑफ थ्योरी जो है वो किस चीज़ से, किस इकोनॉमिकल टर्म से रिलेटेड है? तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है कि यदि तुम ज़रा सा भी हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो तुमको इस क्वेश्चन में सही आंसर पता करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले 5-10 सेकंड लेके देख लो, बाकी मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। तुमने यदि देख लिया होगा तो मैं बताता हूँ। देखो बोल क्या रहा है कि बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को करता था? तुम्हें भी पता है कि जब भी तुमने अंग्रेज़ से रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ा होगा, ड्रेन थ्योरी पढ़ा होगा या फिर इंडिया के इकोनॉमिक्स जो भी बर्बाद हुआ, उसमें सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज़ या कपड़े वगैरह बनते थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बिफोर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ होगा तब तो इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल्स, लाइट मशीनरी वगैरह सब आया होगा। उससे पहले इंडिया में क्या होता था? कपड़े वगैरह का, सिल्क वगैरह, कपड़े वगैरह का, फैब्रिक्स वगैरह एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, दूसरे कंट्री में जाती थी जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता था। फिर जब मशीन बन गया तब इंडियन लेबर्स वगैरह के साथ दिक्कत होना स्टार्ट हो गया था। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है जिससे तुम आंसर पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिया किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करता था? कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स का। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं 10 से 15 सेकंड देता हूँ तुम्हें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस वाले नाम से बहुत फेमिलियर हो गए तुम, कंचनजंगा पीक। कंचनजंगा पीक जो है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि कहाँ पे हिमालय के कौन से वाले पार्ट पे लोकेटेड है। तो जिसने भी इस पीक के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वो इंडिया में सिक्किम के पास है। ठीक है, तो इंडिया में सिक्किम के पास है, तो ऑप्शन में तुम सीधा यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि जब भी ऐसे पीक वगैरह की बात हो तो उस पीक में तुमको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जब बात इंडिया की होगी तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? K2, जिसको काराकोरम रेंज भी बोलते हैं,
जिसको काराकोरम रेंज भी बोलते हैं और जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से और क्या क्या सीख सकते हैं। कंचनजंगा जो है, ठीक है, वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है हाईएस्ट पीक में। कौन से पोजीशन पे? 3rd, ठीक है। वर्ल्ड में नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट, सबको पता है, वो बचपन से हम लोग याद करते हैं। 2nd नंबर पे K2, जिसको तुम सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भी डाल सकते हो, K2 यानी कि ये दूसरे नंबर पे है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, इंडिया में 1st नंबर पे। K2 का दूसरा नाम और क्या है? काराकोरम रेंज और गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और 3rd पोजीशन पे ये कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे? इंडिया के किस स्टेट के आसपास है? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम हिमालयाज, ऑप्शन देखिए, टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ फैक्ट्स, छोटे मोटे फैक्ट्स याद होने से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पता ही होगा, लेकिन जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो ब्रेन खोल के रखोगे, तो 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा पता करोगे तो वो अगले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, मैं जिसकी बात कर रहा था ना कि एसएससी को बहुत ज़्यादा पसंद है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना, कहाँ से? आर्ट एंड कल्चर से। किस चीज़ से? डांस, और जो एक्सपोनेंट हैं उसके बहुत फेमस। उसके बाद फेस्टिवल, स्टेट, जैसे हमने पढ़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कौन से लीजेंड उसको बजाते थे, उसमें नाम किया था। इससे पूछ रहा है आपसे कि गुरु बिपिन सिंह जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से बन जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी एक्सपोनेंट के, मतलब किसी भी डांस के फेमस एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे भरतनाट्यम के बारे में पढ़ रहे हो तो मेरे नालनी साराभाई का नाम आ जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आप गुरु बिपिन सिंह का नाम, मणिपुरी डांस जो है ना, मणिपुरी डांस का नाम आते ही बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह का नाम आ जाता है, ठीक है। तो इसका कोई तरीका नहीं है कोई तुम्हें याद करवा दे, ये तुम्हें खुद बार बार पढ़ने से ऐसा होगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा या तुम्हें बाय हार्ट हो जाएगा, वही एक तरीका ही है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो तो अपने ब्रेन में मेमोराइज़ करने को ट्राई करो कि जब भी गुरु बिपिन सिंह की बात हो, ठीक है, तो वो मणिपुरी डांस के सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे, ठीक है। कुचिपुड़ी किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ओडिसी बच्चे को पता है। कथक कहाँ का? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया तुम्हें, यूपी का क्लासिकल डांस है ये, ठीक है। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी। अब अगली बार जब ऐसा पूछे मणिपुरी से रिलेटेड या गुरु बिपिन सिंह से रिलेटेड, तो आई होप गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, यदि आपको पॉलिटी का ABC पता है ना तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, आप पॉज करके देख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। कर लिया पॉज? देख लिया आंसर? ठीक है। पूछ रहे क्या कि हु होल्ड्स द ऑथोरिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, जब कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट और अनदर हाई कोर्ट वगैरह की बात होगी तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मे बी कहीं ये आंसर हो। ठीक है, और जिन्होंने बहुत बार पॉलिटी पढ़ा है या बहुत सारा MCQ लगाया होगा ना, तो वो तुक्का भी सही मारेंगे, क्योंकि इंडिया का तुम्हें पता है, इंडिया हेड ऑफ स्टेट कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हेड ऑफ स्टेट है उसके पास ही ऐसे पावर्स होते हैं। ठीक है, किसी को अपॉइंट करना, किसी को हटाना, इन सब ये सब पावर किनके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। CAG भी अपॉइंट यही करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो तुम आंसर तक यहाँ तक पहुँच जाओगे। जब बात CJI की होगी तो अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है अभी? DY चंद्रचूड़। ये कितने नंबर के CJI हैं? 15th। तुम्हें CGL पूछ सकता है और पूछता भी है ये कि अभी जो CJI हैं DY चंद्रचूड़ वो कितने नंबर के CJI हैं इंडिया के? तो 50वें नंबर के हैं। तो जब 50वें नंबर की बात होगी तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि तुमको ये भी जानने का उत्सुकता होना चाहिए कि पहला CJI कौन थे। तो पहला CJI थे HJ कानिया करके थे। ठीक है, तो HJ कानिया वॉज फर्स्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया, ठीक है। और जब यही बात है तो जब तुमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट तुम्हें पता ही है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट इंडिया की। वो कौन से नंबर की हैं? 15th नंबर की प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये सब जो तुम छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ना, जो बस छोटे नहीं है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद करने से तुम्हारे पास नॉलेज का सुप्रीमेसी आएगा और अगली बार पेपर में तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एटलीस्ट ऑप्शन फिल्टर आउट कर पाओगे, जिससे तुम तुक्का भी सही मार पाओगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम 15 सेकेंड लो, ठीक है। उस 15 सेकेंड में तुम ट्राई करो, पॉज मत करो, ढंग से देखो तुम इसको। देख लिया क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि जिसको भी थोड़ा बहुत बेसिक साइंस पता होगा ना, तो वो इस दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगा कि कौन सा सही है, ठीक है। और जब बहुत सारा एमसीक्यू तुम सॉल्व करोगे ना, तो एग्ज़ाम की मैच्योरिटी वो आ जाती है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई शायद इसका नाम नहीं सुना है, तो यही आंसर कहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारा तुक्का सही लग जाएगा, फिर यही वाला लॉजिक लगा के अगली बार तुम गलती भी कर सकते हो। तो बोलते हैं ना कि ये जो स्टंट है वो एक्सपर्ट ही कर पाते हैं, और एक्सपर्ट को भी नेगेटिव मार्क्स का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ये देखो, पूछ क्या रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलोसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स करता है, जिससे जब ये एक्सपोज होता है एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन में। तो देखो, बात ये है ना कि यदि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, पर अगली बार के लिए तुम कैसे तैयार हो सकते हो? जैसे इस वाले फिनोमेना को, रेनिसिडिफिकेशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो फैट्स होते हैं, ठीक है, उस फैट्स को जब एयर में, लाइट में, मॉइस्चर में और बैक्टीरियल एक्शन में एक्सपोज किया जाता है फैटी एसिड को, तो क्या होता है, वो फूड स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, उससे गंदे स्मेल आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है रेनिसिडिफिकेशन, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर में होता ये है कि जो भी फैट्स हैं, फैटी एसिड, फैटी कुछ भी हैं ऐसा, ठीक है, फूड्स वगैरह जो कुछ भी हैं, और जो भी ऑयल्स हैं जो फैट कंटेनिंग हैं, ठीक है, तो उसको जब एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन में एक्सपोज करते हैं, तो वो उससे गंदे स्मेल आने लग जाता है और वो फूड स्पॉइल हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेनिसिडिफिकेशन। देखो, ऑटो ऑक्सीडेशन और ऑटो रिडक्शन आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमसे ऑलरेडी कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन जो है, इसमें क्या होता है कि इस वाले मतलब, हाँ, एक और चीज़ अगली बार तुमसे पूछा जा सकता है कि रेनिसिडिफिकेशन जो है ना, वो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, जो भी कंटेनर वगैरह, उसको एयर टाइट बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा, एयर से एक्सपोजर नहीं होगा, लाइट से एक्सपोजर नहीं होगा, मॉइस्चर से एक्सपोजर नहीं होगा, और तुम्हारा फूड सेफ हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोजनेशन है, ये क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन वगैरह ऐड करते हैं, जो भी फूड हो या जो कुछ भी हो उसको, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे स्पॉइल्स, ये एयर, लाइट्स, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भले तुम्हें नहीं आ रहा हो, पर जब अगली बार रेनिसिडिफिकेशन दिखे तुम्हें, तो जब तुम्हें दिखे तो कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ रिलेटेड किससे है, फैट से, और ऐसे ऑयल से जो फैट कंटेनिंग हो। और ये प्रोसेस होता कब है, जब लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन या एयर में एक्सपोज होता हो। ये ख़त्म कैसे होता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो वो प्रिवेंट होता है तुमको एयर टाइट बर्तन यूज कर लेने से, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं इसलिए टफ कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए। और ये पता कैसे होगा, जैसे इस क्वेश्चन के बाद अब अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम इस आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन के कारण ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तुमसे पूछ क्या रहा है कि तिब्बतो और बर्मीज़ लैंग्वेज जो है वो इन चार में से किससे रिलेटेड, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा सकते हो कि ये तिब्बत या बर्मा जो कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री के आसपास की बातें हो रही होंगी, भले रिलेटेड ना हो, लेकिन किसी भी चीज़ का जब नॉमिनक्लेचर होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, किसी चीज़ के कारण उसका ऐसा नाम रखा जाता है, ठीक है। तो जब भी तिब्बतो और बर्मीज़ लैंग्वेज की बात होगी तो वो त्रिपुरी से रिलेटेड है, ठीक है।
तो वो त्रिपुरी से रिलेटेड है। त्रिपुरी यानी कि त्रिपुरा, जहाँ पे कुछ जो जैसे त्रिपुरा के लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ बांग्लादेश के लोग भी बोलते हैं। बांग्लादेश के लोग भी तिब्बतो बर्मीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और त्रिपुरी से क्या याद आएगा, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि सुभाष चंद्र बोस से तुम्हें सुभाष चंद्र बोस की वो चीज़ें मतलब रिलेशन में तुम ला सकते हो कि त्रिपुरी कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1939 में। अब क्या होगा, जिसको ढंग से पता नहीं होगा ना, उसको लगेगा त्रिपुरी कांग्रेस सेशन त्रिपुरा में हुआ था, लेकिन त्रिपुरा में नहीं हुआ था। त्रिपुरी एक स्मॉल विलेज है, कहाँ पे? तो एमपी में। कहाँ पे? एमपी में। तो त्रिपुरी में ही वो डेडलॉक आया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने वाले थे, पर महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं किए, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने रिजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद सेम ईयर 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो भले इससे कोई रिलेटेड नहीं था, ये त्रिपुरी जो सेम साउंड कर रहा है ना, उस कारण से मुझे ये त्रिपुरी कांग्रेस सेशन याद आ गया। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि अगली बार एसएससी ऐसा भी पूछ सकता है कि त्रिपुरी कांग्रेस सेशन कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन डेडलॉक आ गया था, तो वहाँ पे क्राइसिस आ गई थी, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और यदि तुमसे ये भी पूछ ले कि त्रिपुरी कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और हमारा मेन क्वेश्चन, इसको तो मत भूलना, कि तिब्बतो बर्मीज़ लैंग्वेज किससे रिलेटेड है? त्रिपुरी से, ठीक है। ओडिया पता ही उड़ीसा का लैंग्वेज है, असामीज असम का है, तुलु केरला का लैंग्वेज है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो रुक जा, देखो इस क्वेश्चन में तुम आराम से 5-10 सेकंड ले लो आराम से, ठीक है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ तुम्हें। देखो ये तुमसे पूछ रहा है क्या कि ऑथर कौन थे इस प्ले का, जिस प्ले का नाम है मृच्छकटिका, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम शायद द लिटिल क्ले कार्ट है, ऐसे करके लिटिल क्ले कार्ट करके है। तो इसका चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हें ये देगा या फिर ये भी देगा तुम्हें द लिटिल क्ले कार्ट, तो हिंदी में ये नाम होना चाहिए वहाँ पे, जिससे तुम गलती ना करो। इसका आंसर है शुद्रका। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे आंसर की पता है यूजुअल, ठीक है। तो देखो मृच्छकटिका जो है ना, वो संस्कृत का प्ले है, ठीक है। कौन सा प्ले है? अगली बार तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि मृच्छकटिका का लैंग्वेज कौन सा है, उस ड्रामा वो जो प्ले है उसका वो लैंग्वेज कौन सा है? तो संस्कृत। किसने लिखा है? तो शुद्रका ने लिखा है, ठीक है। तो बस यहीं तक मत रुको, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ो। कालिदास, जिनको ऐसा बोला जाता है ना कि ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये अलग बात है कि शेक्सपियर का जन्म इनके बाद हुआ, पर शेक्सपियर इंग्लिश वगैरह में इतने फेमस हैं जिस कारण से कालिदास को यदि आपसे यदि क्वेश्चन पूछे, एसएससी पूछ भी चुकी है, हु इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास। कालिदास के बहुत सारे फेमस वो हैं, ड्रामा वगैरह हैं, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। अमर सिम्हा जो है, वो अमर सिम्हा 9 जेम्स के मेंबर थे, 9 रत्न जो बोलते हैं ना, नवरत्न के मेंबर थे। किसके? अमर सिम्हा जो है वो नवरत्न के मेंबर थे। किसके? विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य का ये टाइटल था, विक्रमादित्य टाइटल था। रियल नेम क्या था उनका? उनका रियल नाम था चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू। ये किनके बेटे थे? ये ही वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्त। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कौन से डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ? गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की जब ये बात होगी तो फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता, ठीक है। क्या क्या सीखने को मिला तुम्हें? पहली बात कि मृच्छकटिका किसने लिखा है? शुद्रका ने, ठीक है। तो हम वहीं तक रुकेंगे नहीं, कालिदास पे आएंगे। कालिदास पता ही है तुम्हें, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम।
अमर सिम्हा की बात हो तो अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखा था। क्या लिखा था? अमरकोश। अमरकोश में क्या था कि संस्कृत के जो रूट वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया था। अमर सिम्हा का था अमरकोश, तो याद करना भी आसान हो गया, अमर सिम्हा अमरकोश, अमर, ठीक है। अमर सिम्हा जो थे वो नवरत्न के मेंबर थे। किसके नवरत्न के? चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का टाइटल क्या था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त या विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू जो भी हैं वो किस एम्पायर के थे? तो गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो श्रीगुप्त, ठीक है। इतनी चीज़ें पता, एक चीज़ से आप ये सब चीज़ें पता करके चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हो, जिससे आपको अगले बार बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप नलबट्टा सन्नाटा रहो, ठीक है। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे, ठीक है। आप पहले आराम से इस क्वेश्चन को देखो, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो, 15-20 सेकंड लगेंगे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने में, ढंग से पढ़ लो। उसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और इसको रिलेट करने को ट्राई करूंगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आई होप पढ़ लिया होगा तुमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह बाद में वो तुम खुद ढूंढ लोगे, मैं तुम्हें बस ये 4 सेंटेंस जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसा करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक जो है, ठीक है, इज़ फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। यदि आपने ज्योग्राफी बिल्कुल थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा ना, वोल्केनो वगैरह, तो आपको पता होगा ये चीज़ें कि रॉक जो होती है वो इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक वो होता है ना कि जब वोल्केनो से मैग्मा लावा वगैरह जो निकलता है वो जब सॉलिडिफाई होता है ना, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि इग्नियस रॉक के एग्जाम वो आपके टाइप्स ही पूछ देते हैं, एक होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, जैसा उनका नाम है उसी हिसाब से वो होता है। इंट्रूसिव हो गया जो सरफेस के नीचे, जैसे वोल्केनो के जब मैग्मा और लावा निकलती है तो पृथ्वी के सरफेस के नीचे यदि वो कूल होकर पत्थर बन जाए, इग्नियस रॉक बन जाए, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव, ठीक है। और जो सरफेस पे आके कूल होकर रॉक बने उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। जैसा इसका नाम है बिल्कुल वोकैब से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट क्या था? इग्नियस रॉक जो होता है ना वो मैग्मा और लावा जब कूल होते हैं तो उससे फॉर्म होते हैं। और इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। इससे आपको ये सीख मिला। चलो अब उससे सेकेंड ऑप्शन पे आता है। अब बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। इससे पहले थोड़ा ये सेडिमेंट्री रॉक देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीप चलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो सेडिमेंट्री रॉक जो तुम्हारा है ना वो वाले रॉक हैं जिसे पानी से या फिर बाढ़ वार में पत्थर वत्थर से निकल उकल के जहाँ पे जमा हो जाता है जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल होता है लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, ये सब हैं एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब जब बात होगी मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? इन दोनों रॉक्स के मेटामॉर्फोसिस एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में ऐसा होता है ना कि जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और ग्रेट प्रेशर लगता है तो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे तुमको सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जांपल है ना सेल, ये है सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस पे यदि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगेगा तो उसका मेटामॉर्फोसिस होकर सेल स्लेट बन जाता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना वो बनता किससे है? इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के जब हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे उसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अभी तक तुमने 3 स्टेटमेंट में क्या क्या सीखा? पहला कि मैग्मा और लावा जब कूल होकर सॉलिडिफाई होता है तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ये फॉर्म होता है डिपोजिशन से।
ठीक है, बॉडीज ऑफ वाटर वगैरह जो जो भी लेके आती हैं उससे डिपॉजिट होकर बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल जैसे हो गया सेल, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर पे जब उनके साथ क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया होती है, तब जाके ये रॉक, ये दोनों रॉक में से जो भी रॉक हो वो कन्वर्ट होके बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे यहाँ पे सेल जो है सेडिमेंट्री रॉक वो कन्वर्ट होके बन रहा है स्लेट, ठीक है। तो ये 3 समझ में आ गया। तो जब ये 3 स्टेटमेंट सही हैं तो ये चौथा गलत होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए देखो। ये बोल रहा है बाइकेल रॉक्स, ठीक है। बाइकेल रॉक से पहले कि बाइकेल एक लेक भी है, ठीक है। बाइकेल एक लेक भी है जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है, ठीक है। एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है बहुत बार कि बाइकेल लेक जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। तो साइबेरिया या रसिया, जहाँ तुमको साइबेरिया या रसिया जहाँ तुमको ऑप्शन में दिख जाए टिक मार दो, ठीक है। अब आते हैं बाइकेल रॉक्स पे। बाइकेल रॉक्स सिमिलर टू इग्नियस रॉक के, ये भी फॉर्म होता है, इस चीज़ से फॉर्म नहीं होता जैसा वो लिख रहा है, फॉर्म फ्रॉम द डिजॉल्व्ड मटेरियल्स प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ऐसा कुछ सेडिमेंट्री रॉक हो रहा था कि जो भी रॉक्स के प्रेसिपिटेशन से डिपॉजिट या सब्सिक्वेंट होके बन जा रहा था वो था सेडिमेंट्री रॉक। बाइकेल रॉक इग्नियस रॉक जैसा ही होता है कि वो वोल्केनो वगैरह से जो निकलती हैं वो कूल होके बाइकेल रेंज में जो कूल होके जो रॉक्स बन जाती है वहाँ के मैग्मा और लावा से, उसको बोलते हैं बाइकेल रॉक्स, ठीक है। और बाइकेल से हमें क्या और याद होना चाहिए, बाइकेल लेक जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है। और यदि पूछ ले कि बाइकेल लेक किस कंट्री से रिलेटेड है तो साइबेरिया या रसिया, जो ऑप्शन में दिख जाए टिक मारेंगे और हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप अब तुम्हें इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक इस 3 का बेसिक पता हो गया होगा। इसके एग्जांपल्स भी तुम्हें 2-2 मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए, जिससे अगली बार यदि 4 ऑप्शन देके ये भी पूछ लेना कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सैंडस्टोन और उसके बाद स्लेट, इस 4 में कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तो आप पहुंच जाओगे स्लेट तक, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा ना थोड़ा बहुत भी सीरियस हो गया उसके लिए बहुत आसान है। ये पूछ रहा है कि पठान से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार्स। तुमने ये नाम सुना होगा, खुदाई खिदमतगार नाम सुना होगा और रेड शर्ट, ये 2 नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा यदि जब भी तुम यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसके लीडरशिप के अंदर ये रेड शर्ट मूवमेंट या खुदाई खिदमतगार, तो इससे क्या है 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि ये किसके लीडरशिप में हो रहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के लीडरशिप में हो रहा था। ये कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि रेड शर्ट या खुदाई खिदमतगार ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कौन से पोर्शन में हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। उसके बाद खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट किसके लीडरशिप में हो रहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के लीडरशिप में। कब हो रहा था, तो 1929 में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, खान अब्दुल गफ्फार का दूसरा नाम क्या है, इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, या हिंदी में इनको बोलते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी मतलब ये कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोविनेंस जो है उसके मतलब उस प्रोविनेंस के लिए जो काम पूरे इंडिया के लिए महात्मा गांधी ने किया, नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट किया और इंडिया फ्रीडम में योगदान दिया, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसने सेम काम किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और खान अब्दुल गफ्फार खान से क्या क्या हम डिसाइफर करेंगे, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट 1929, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, ये सब चीज़ें जब भी दिखेंगी यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा एक करंट अफेयर्स बेस्ड है। ये तुमसे पूछ रहा है कि 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे हुआ था, ठीक है। या तो ये तुमको ये 0-1 का गेम है, या तो ये तुमको आता है या फिर निगेटिव मार्क्स, ठीक है।
ठीक है, तो पता ही है तुम्हें कितना सही लगता है इंसान का। तो 36 नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। तो 2023 में कौन सा होगा, मतलब कौन सा हो चुका है? 37। कहाँ पे हुआ? तो गोवा में, ठीक है। 2024 में जो ये करंट ईयर चल रहा है 38 होगा, वो कहाँ पे होगा? यूके में। भाई ये यूनाइटेड किंगडम वाला लंदन वाला यूके नहीं है भाई, ये है उत्तराखंड वाला, ठीक है। तो 36 नेशनल गेम्स गुजरात में हुआ था 22 में, 23 वाला गोवा में होगा, 24 वाला जो 38 नेशनल गेम्स है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा, ठीक है। आप नेशनल गेम्स के बारे में भी पढ़ सकते हो कि इसको कराता कौन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करवाता है, ठीक है। इंडियन IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करवाता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1927 में। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि SSC में पूछ चुका है, ठीक है, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? 3 नेशनल गेम्स के मतलब होस्ट पढ़ लिए। करवाता कौन है? IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1927। अब आपका काम ये है कि अब आप 38 तो होने वाला है, 37th में जो विनर्स की लिस्ट हैं, मेडल्स की लिस्ट हैं, वो रेडी रखोगे, जिससे आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प करे और आप आंसर्स तक पहुंच पाओ। क्योंकि वो भी SSC के Tier 2 में पूछा हुआ था। कौन से वाले में? 22 वाले के Tier 2 में पूछा, तो उन्होंने एग्जैक्ट पूछ लिया था कि मेडल्स में कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे थे नेशनल गेम्स में, ठीक है। तो इसीलिए वो भी चीज़ें आपको पता रहेगा, तो आप फ्री के मार्क्स पा सकते हो उन लोगों के कंपेयर में जिन्होंने उसको देखा नहीं है, ठीक है। अब ये भी काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोगों को आता होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इन 4 में से जो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट किया है, कौन है, मतलब इनमें से जिन्होंने बॉम्बे में 1875 में, ठीक है, इन 4 में से कौन सा ऐसा सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट चला था जो 1875 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था? वो कौन था? आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज के बारे में 2 फैक्ट जान लो पहले, क्योंकि ये इस बार भी आया और आता रहेगा। कब बना था? 1875 में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। ये तो क्वेश्चन में ही है। फाउंडर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जब आर्य समाज की बात होगी तुमसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं बिना ये 1875 और बॉम्बे किए हुए कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है। तब टिक मारना है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो बस जो मेरा स्टाइल है कि मैं बस यहीं तक नहीं रुकता, इस 3 के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो जो पहला पढ़ लिया वो देख लो। 1875 में बॉम्बे में क्या बना था? आर्य समाज। फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे देखो, सत्यशोधक समाज जो है 1873 में महाराष्ट्र में ही बना था। ज्योतिराव फुले ने बनाया था। इन्होंने भी सोसाइटी रिफॉर्म करने के लिए, मतलब ये लोअर कास्ट वगैरह के लिए सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया था सत्यशोधक समाज। कब बनाया था उन्होंने? 1873 में बनाया था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में बनाया था उन्होंने। तो ज्योतिराव फुले जी ने बनाया था। कब? 1873 में क्या बनाया था? सत्यशोधक समाज। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सर सैयद अहमद खान का है, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। ब्रह्म समाज का वो 1828 में बना था। किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, मतलब जो ये भारतीय समाज के सुधार की जो नींव रखी थी ना, राजा राम मोहन राय ने रखा था, ठीक है। तो आर्य समाज के अलावा भी हमने क्या क्या सीखा? सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिराव फुले। अलीगढ़ मूवमेंट फाउंडर सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तुम आराम से 5-10 सेकंड लो, सोच लो, फिर ऑप्शन पे आओ, तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सही होना चाहिए। सोच लिया? देखो क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि रिपब्लिक जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है रिपब्लिक, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्या होगा यदि जो भी ज़रा सा भी कॉमन सेंस लेके पैदा हुआ है ना, जिसके पास IQ रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो इस 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 तो रिपब्लिक से मतलब हेरिडेटरी हेड, मतलब वही राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये चीज़ इंडियन वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो चलेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सबऑर्डिनेट हेड मैटर ही नहीं करता, तुम कंफ्यूज हो गए इस दोनों में, ठीक है। तो बात बस इस दोनों की करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है ना कि अच्छा, ये पहले ये बताओ, इंडिया का मतलब हेड ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया जो एक स्टेट है, कंट्री है, इसका हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। और नॉमिनेटेड हेड उसको बोलेंगे जैसे मोनार्क वगैरह होता है कि राजा वगैरह नॉमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, उसको नॉमिनेट तो नहीं करते, उनका इलेक्शन होता है। जो क्या होता है कि रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि जो तुम्हारा हेड ऑफ स्टेट है उसका इलेक्शन होता हो, जिसको या तो सिटीजन चुन रहा हो या सिटीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है MP MLA वो चुन रहा हो। तो इन सब डेफिनेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, उसको कौन चुनते हैं? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं MP MLA चुनते हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? जो इलेक्टेड हेड है, ठीक है। तो इंडिया के इलेक्टेड हेड हैं जो है प्रेसिडेंट, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में रिपब्लिक का मतलब होगा इलेक्टेड हेड। नॉमिनेटेड हेड जहाँ पे किंग वगैरह बनते हैं, हेरिडेटरी हेड और सबऑर्डिनेट हेड का यहाँ पे रिपब्लिक के रिस्पेक्ट में कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी अगली बार तो रिपब्लिक देखोगे, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वैसा कंट्री जिसका हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो इलेक्टेड हो, ठीक है। तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड है, और वो किसके द्वारा इलेक्टेड है? सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव MP MLA के द्वारा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत तरीके से घुमा फिरा के ऑप्शंस वगैरह जो कुछ भी सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं हिस्ट्री के, तो तुम आराम से 15 से 20 सेकंड लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तुमने टाइम ले लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन क्या है कि बैटल ऑफ चंदेरी की बात हो रही है, ठीक है। तो बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। पूछ रहा है कि बैटल ऑफ चंदेरी में हारा कौन था। तो पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ चंदेरी किस किस के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है, 1528 में। विनर वॉज बाबर, ठीक है। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? मेदिनी राय। तो जब बाबर की बात होगी ना, तो बाबर से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स और हैं। 1526 में पानीपत का बैटल हुआ था, लास्ट वाला, ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। लोदी डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी था जिसको बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बाबर ने हराया था, ठीक है। फिर 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ खनवा किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के मतलब के साथ हुआ था, और मेदिनी राय वॉज डिफीटेड। तुम्हारा सही आंसर तो ये है मेदिनी राय। और बाबर से रिलेटेड 3 लड़ाई तुमने जान लिए। जब कभी अगले बार ऐसा पूछ दे कि बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, तो 1528 में। पानीपत वाला लास्ट वाला बैटल 1526 में। खनवा जो हुआ था वो 1527 में। बैटल ऑफ खनवा किसके साथ हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। जब शेरशाह सूरी की बात है तो ये सूरी डायनेस्टी के हैं, ठीक है। सूरी से लगातार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछता है कि 1539 में इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया था। हुमायूं किस में? तो बैटल ऑफ चौसा में।
ठीक है, बैटल ऑफ चौसा में। तो शेरशाह सूरी से ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा है कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, तो 1539 में। बैटल ऑफ चौसा जीता कौन था, तो शेरशाह सूरी। किसको हरा के, तो हुमायूं को हरा के। ठीक है, तो जब सिकंदर लोदी के बात आए तो सिकंदर लोदी वाज फ्रॉम लोदी डायनेस्टी, नो ब्रेनर। ठीक है, क्योंकि नाम में ऑलरेडी लोदी लगा हुआ है तो वो लोदी डायनेस्टी के ही थे। तो सिकंदर लोदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। कौन सा, आगरा सिटी। ठीक है, तो आगरा सिटी सिकंदर लोदी। ठीक है, 4 ऑप्शन से कुछ कुछ सीखने को मिला। बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, मेदिनी राय वॉज डिफीटेड। शेरशाह सूरी, बैटल ऑफ चौसा 1539 हुमायूं के बीच में। ठीक है, सिकंदर लोदी फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। ठीक है, और बाबर से तुमने पानीपत और बैटल ऑफ खनवा भी पढ़ ही लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी सीजीएल का तैयारी कर रहा होगा ना, वो ओलंपिक्स का होस्ट कंट्री, आईसीसी क्रिकेट का होस्ट कंट्री, ये सब चीज़ें याद करके ही जाता है। ठीक है, तो 2020 ओलंपिक गेम जो हुआ था उसका होस्ट कंट्री था टोक्यो। ठीक है, 2020 ओलंपिक में इंडिया को कितना मेडल मिला था, 7, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, और गोल्ड किसको मिला था, द लीजेंड नीरज चोपड़ा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड है, वो सबको पता है, तो मैं बता के तुम्हारे जनरल नॉलेज का इंसर्ट नहीं करूँगा। तो 2020 ओलंपिक गेम्स टोक्यो में हुआ था। 24 कहाँ पे होगा, तो फ्रांस में होगा। 2024 जो है वो फ्रांस में होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का वही 0-1 वाला गेम है ये, या तो आपको आता है या तो बिल्कुल नहीं आता। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021, क्योंकि पूरे साल में इतने डे मनाए जाते हैं जो आपको कुछ ही पॉपुलर याद रहेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर याद रहेंगे तो आपको ऑप्शंस हटाने में हेल्प मिल जाएगा बहुत से बहुत। तो इस क्वेश्चन का इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2021 कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 अक्टूबर का। मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे आंसर की पता है। ठीक है, तो आपको कैसे अगली बार पता रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब होता है, तो 11 अक्टूबर। क्यों, क्योंकि आपके आंखों के सामने से ये क्वेश्चन एक बार गुजर चुका है। तो हो सकता है कि आपको अगली बार जब आप टिक करने जाओ तो आपको रिकॉल आए कि अरे यार हो सकता है 11 अक्टूबर कहीं तो देखा था। तो इस चक्कर में, रिकॉल करने के चक्कर में आप सही भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। अक्टूबर से ज़्यादा एक और डेट है अक्टूबर में, यूनाइटेड नेशंस डे, जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे बोलते हैं। ठीक है, जब बात यूनाइटेड नेशंस की होगी तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है यूएसए में, जहाँ पे न्यूयॉर्क नाम की सिटी है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही होगा कि क्वेश्चन एक देखेंगे, उससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन रेडी करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन 25 करके जाओगे। लेकिन कम से कम आप 100-125 क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कैसे बन सकता है और कैसे आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो और सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैं यदि तुम्हारी जगह पे पेपर दूं तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा। रीज़न क्या है कि जहाँ पे सेंटर की इतने सारे स्कीम्स हैं जो आप कवर नहीं कर पाते, ठीक है, इम्पॉर्टेंट और जो काफ़ी पॉपुलर है वही कर पाते, वहाँ पे इसने सीजीएल ने ये पूछा है तुमसे स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम। ठीक है, यहाँ सेंटर के नहीं हो रहे, तुम स्टेट का कहाँ से याद कर पाओगे। ठीक है, मैं इस पर टिक मार रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर पता है, पर
ऐसे स्टंट तभी करें जब आपको आंसर रियल में पता हो, ठीक है, क्योंकि जब सेंटर के इतने सारे स्कीम्स आते हैं, एक साल में 50, 40, 100 तक आते हैं स्कीम्स, उससे भी ज़्यादा आता है। तो स्टेट इंडिया में कितने सारे हैं, और हर स्टेट में यदि 5-10 ही ऐसा पॉपुलर स्कीम आए तो समझ सकते हो कितने स्कीम्स होंगे जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है याद रखना। लेकिन यदि ऐसा हो कि कोई भी चीज़ें बार बार न्यूज़ में आ रहा हो फेमस होने के कारण, तब यदि आपको याद रह जा रहा है तो सही है, पर ऐसे जगहों पे तुक्का ना मारे, ठीक है। तो इस तरह से आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि ऐसा हो कि इस 25 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और फैक्ट्स मिले होंगे जो अगली बार पेपर में काम आए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं 14 जुलाई का नेक्स्ट शिफ्ट करवा रहा हूँ जीएस, ठीक है। तरीका यही रहेगा, पहले अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। सेंसस करना है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स करने हैं, आर्ट एंड कल्चर्स के टॉपिक करने हैं। लेकिन पहले एक बार प्रीवियस ईयर्स कर लोगे तो तुम्हारा एक वो वाली बात है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि गेम कैसा होने वाला है और कैसे गेम खेलना है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे। थैंक यू।